नमस्कार। स्वागत है आप सबका इस खास क्लास के अंदर। आज इस खास क्लास के अंदर अपन देखेंगे चांद के बारे में, सूरज के बारे में और गगनयान के बारे में। चांद, सूरज और गगन की आज की क्लास के अंदर अपन टूर करने वाले हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं आपके इस टूर की। आज अपन इस क्लास के अंदर बात करेंगे आदित्य L1 जो कि सूरज मिशन है। अपन बात करेंगे चंद्रयान के बारे में। चंद्रयान में भी चंद्रयान फर्स्ट को, चंद्रयान सेकंड को और चंद्रयान थर्ड के बारे में भी इनके बारे में डिस्कस करेंगे। दोनों के बीच में तुलनात्मक अध्ययन करेंगे। चंद्रयान सेकंड और चंद्रयान थर्ड के बीच में किस प्रकार से तुलना करनी है। अपन फिर बात करेंगे इस गगनयान के बारे में। इस गगनयान के बारे में किस प्रकार से गगनयान जो है गगन में जाएगा, गगन से वापस आएगा, फिर अगली बार गगनयान जो है एक व्योम मित्र के साथ में, एक रोबोट के साथ में जाएगा और तीसरे ट्रायल के अंदर वो एक मानव को लेकर गगन में जाएगा। 400 किलोमीटर की ऊंचाई तक जाएगा और 400 किलोमीटर की ऊंचाई के बाद वहाँ पे घूमने के बाद वापस से धरती पर आएगा। धरती पर वापस से उतरेंगे और सक्सेसफुली किस प्रकार से उतरते हैं वो भी अपन डिस्कस करते हुए चलेंगे। बात करेंगे कि कब गगनयान लॉन्च होने वाला है। आज से 2 दिन बाद में, आज से 2 दिन बाद में आपका गगनयान जो है लॉन्च होने वाला है। चलिए तो एक एक करके इन तीनों के बारे में डिस्कस करते हैं। अपन शुरुआत करेंगे चंद्रयान से। चंद्रयान फर्स्ट, बात करते हैं चंद्रयान फर्स्ट के बारे में। ये चंद्रयान फर्स्ट के बारे में बात करने से पहले एक बहुत ही प्यारी सी न्यूज मैं आपके सामने साझा करना चाहूँगा। इस न्यूज को देख लेने के बाद फिर आपका मन ही मन करेगा एक बार तो मैं जोर से जय भारत बोल दूं, भारत माता की जय बोल दूं। पूछो कारण। ये जो न्यूज है, ये जो न्यूज की एक कटिंग में लेके आया हूं। क्या कह रही है न्यूज? सेल योर टेक्नोलॉजी टू अस, नासा सेड। इसरो चीफ ने बताया कि नासा ने हमें ऐसा बोला कि आपने जो चंद्रयान 3 को बनाया उसकी टेक्नोलॉजी हमें बेच दो। ये किसने कहा? ये इसरो चीफ ने कहा, एस सोमनाथ ने, कि आपने जो ये चंद्रयान 3 मिशन किस प्रकार से बनाया है उस मिशन की जो टेक्नोलॉजी है वो हमें बेच दो। आपने बहुत ही सस्ते रुपए में, बहुत ही सस्ती आपने इस टेक्नोलॉजी को बनाया है। एक बार में आप सक्सेसफुल हो जाते हैं। किस प्रकार की आपकी टेक्नोलॉजी है, हमें जरा बेच दो। तो ये बहुत ही प्राउड मोमेंट है इसरो के लिए। नासा कौन है? नासा अमेरिका की एक स्पेस एजेंसी है। नासा दुनिया का पहला देश बना था जिसने चंद्रमा पर मानव को भेजा था। और अपन पढ़ते हैं ऐसा कि चंद्रमा पर कदम रखने वाला पहला व्यक्ति नील आर्मस्ट्रांग है। उसके बारे में अपन खूब पढ़ते हैं, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। तो नासा वो स्पेस एजेंसी है जिसने चंद्रमा पर इस रोवर को भेजने से पहले, अपन बात करेंगे रोवर क्या होता है। रोवर को भेजने से पहले उन्होंने मानव को भेज दिया। वो आज अगर अपन से आकर कहे कि आपकी टेक्नोलॉजी क्या है, हमें बेच दो, तो इससे कोई बड़ी बात दूसरी हो नहीं सकती। तो इस बात पर एक बार तो भारत माता की जय बनती है। बोलो सभी जय भारत माता की जय बोलेंगे। फिर शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। चलिए शुरुआत करते हैं सेशन की। अपन बात करेंगे चंद्रयान फर्स्ट के बारे में। चंद्रयान फर्स्ट कब लॉन्च हुआ था? तो तारीख है आपकी 22 अक्टूबर 2008 की। 22 अक्टूबर 2008 को चंद्रयान फर्स्ट लॉन्च किया जाता है। अब आपके मन में ये आ रहा होगा, क्या ये चंद्रयान फर्स्ट भी चंद्रमा की सतह पर लैंड किया था? जिस प्रकार से अपन पढ़ते हैं कि चंद्रयान सेकंड भी लैंड होने के लिए लॉन्च किया था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो लैंड हो नहीं पाया। लेकिन चंद्रयान 3 जो सक्सेसफुली चंद्रमा पर लैंड होता है, ठीक है। तो ये जो चंद्रयान फर्स्ट था, इसका रॉकेट नाम क्या है ये आप याद कर सकते हैं। ये एक ऑर्बिटर मिशन है। ये एक ऑर्बिटर मिशन है। ये ऑर्बिटर मिशन क्या होता है, बस ये ही इसकी खास बातें हैं। क्या कि भाई आप मान लो कि ये चंद्रमा है। ये जो ऑर्बिटर मिशन का अर्थ होता है कि चांद के चारों ओर ऑर्बिट में घूमना, चार के चारों ओर ऑर्बिट में घूमना, बस ये ऑर्बिटर मिशन होता है। इसका अर्थ क्या हुआ कि चंद्रयान फर्स्ट का उद्देश्य चंद्रमा की सतह पर लैंडिंग करना नहीं था, चंद्रमा के चारों ओर ऑर्बिट करना था, चारों ओर घूमना था। और ये सक्सेसफुली घूमा और बहुत सारी जानकारी इसने दी। एक ऐसी जानकारी इसने दी जो पूरी दुनिया के न्यूज़पेपर की हेडलाइन बन गई। वो न्यूज क्या थी, वो सूचना क्या थी, वो इंफॉर्मेशन क्या थी? वो इंफॉर्मेशन थी कि वाटर ऑन द मून, वाटर ऑन द मून, चंद्रमा पर पानी है।
ये किसने कहा था? ये कहा था चंद्रयान फर्स्ट ने। दुनिया में चंद्रयान पहला ऐसा था कि बताया कि चंद्रमा पर पानी है। ये दुनिया के अखबारों की हेडलाइन बन गई कि चंद्रयान फर्स्ट ने बताया कि चंद्रमा पर पानी है। बस इसको एक ही स्टार मार्क करके आप इसके अंदर ये लिख सकते हैं कि अगर आपसे चंद्रयान फर्स्ट से प्रश्न पूछेगा तो आपसे ये पूछ सकता है कि वाटर ऑन द मून ये किस चंद्रयान मिशन के तहत पता चला था। अब बात करते हैं दूसरे। अच्छा, ये जो 2008 के अंदर लॉन्च होता है, इसकी शुरुआत जो है 2003 के अंदर कर दी गई थी। अटल बिहारी वाजपेयी सरकार के समय ही इसकी नींव जो है रख दी गई थी। इतनी सी बातें आपको इस चंद्रयान फर्स्ट से रिलेटेड ध्यान रखनी है। ये है आपका C11। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं अपन चंद्रयान सेकंड की ओर। चंद्रयान सेकंड दिन है आपका 22 जुलाई 2019 का दिन। 22 जुलाई 2019 के दिन चंद्रयान लॉन्च होता है और चंद्रमा पर बढ़ता है। चंद्रमा से लगभग 2 किलोमीटर की दूरी से पहले इसका संपर्क टूट जाता है। ये अपने निश्चित टारगेट से जो इसका मार्ग होता है उस मार्ग से भटक जाता है और इसके कुछ समय बाद ही इसका संपर्क टूट जाता है। ऐसा कहा जाता है कि ये क्रैश हो गया, वहां पर ये सॉफ्ट लैंडिंग कर नहीं पाया, अनसक्सेस हो गया। ठीक है, तो इसका रॉकेट कौन सा है वो आप ध्यान रख सकते हैं। इसका वजन कितना था वो भी आप, ये अतिरिक्त जानकारी आप इसको ध्यान रख सकते हैं। चंद्रयान सेकंड के पार्ट कौन कौन से थे, भाग कौन कौन से थे, वो लिखते हुए चलते हैं। जो चंद्रयान सेकंड के जो भाग थे, एक था ऑर्बिटर, एक था आपका लैंडर, और एक था आपका रोवर। ये 3 भाग इसके थे, किसके? चंद्रयान सेकंड के। ये 3 भाग के बारे में थोड़ा थोड़ा जानते हुए चलते हैं। ऑर्बिटर के बारे में चंद्रयान फर्स्ट के संबंध जब पढ़ा था, अब उस समय पढ़ा था अपन ने कि ऑर्बिटर क्या होता है, जो चंद्रमा के चारों ओर चक्कर लगाए। ये जो लैंडर होता है, ये लैंडर क्या होता है? लैंडर वो यान होता है कि जो धरती चंद्रमा की सतह पर क्या करेगा? लैंड करेगा। जो लैंड करता है इसी के आधार पर इसका नाम क्या पड़ गया? लैंडर पड़ गया। और इस लैंडर के अंदर ही कौन होता है? ये रोवर होता है। अब आप ये सोच सकते हैं कि इस रोवर के अंदर लैंडर को क्यों रखा जाता है, क्योंकि ये जो लैंडर होता है इसका वजन आपको कितना दे रखा है? 3850 kg। ये इतना भारी होता है और ये इसके जो पैर होते हैं, इसके पैर मजबूती से बनाए जाते हैं। तो इनके पैरों में व्हीकल यानी कि व्हीकल नहीं लगा सकते, टायर नहीं लगा सकते, इसलिए ये एक जगह पर लैंड होते हैं। लैंड होने के बाद ये मूवमेंट नहीं कर सकते। इस कारण से इस लैंडर के अंदर इस रोवर को रखा जाता है। रोवर बेसिकली एक रोबोट होता है जिसके पहिए होते हैं। ये पहियों के आधार पर चंद्रमा की सतह पर घूमते फिरते हैं और वहां पर जो भी इनको जरूरत होती है अपनी जरूरत के हिसाब से ये रिसर्च करते रहते हैं। तो आपको ध्यान रखना है इस लैंडर का नाम क्या था, रोवर का नाम क्या था। लैंडर का नाम विक्रम और रोवर का नाम प्रज्ञान था। इतनी सी बातें आपको चंद्रयान सेकंड से रिलेटेड ध्यान रखनी है। अब आगे बढ़ते हैं अपन चंद्रयान 3 के बारे में, जो आपका सबसे आज तक का सबसे प्राउड मोमेंट रहा होगा। चंद्रयान थर्ड का भी प्राउड मोमेंट कब से? जब आपने 23 अगस्त 2023 के दिन, 23 अगस्त इस डेट को आप चाहे तो लिख सकते हैं। 23 अगस्त 2023 के दिन, यानी कि हमको इस 15 अगस्त से भी ज्यादा खुशी हुई थी 23 अगस्त 2023 के दिन, क्योंकि उस दिन हमने न्यूज चैनल के सामने बैठकर लाइव देखा था कि चंद्रयान थर्ड जो है चांद की सतह पर लैंड करने वाला है। फिर अपन ने देखा कि वो सक्सेसफुली लैंड कर पाया और हमारे लिए वो दुनिया का सबसे प्राउड मोमेंट था और हमने उस पल को जो जिया है वो आज तक का सबसे बेस्ट पल है। आइए उसकी एक झलक वापिस से देखते हुए चलते हैं कि किस प्रकार से उस समय वो लैंडर ने वहां पर लैंडिंग की, किस प्रकार से जो रोवर लैंडर से बाहर आकर वहां पर अटकेलियां करता है, किस प्रकार से वो खेलता कूदता है। उस चीज को देखकर जो खुशी होती है, जो प्राउड होता है, वो यकीनन कहीं ना कहीं आपके भी दिल दिमाग के अंदर रहा होगा। चलिए इस क्षण को जीते हैं वापिस से। मैं आपके सामने ये वीडियो लेके आया हूं, इस वीडियो को देखते हैं। ये आपका
लैंडर है जो चांद की सतह पर लैंड होने वाला है। ये इसरो की वेबसाइट से लिया हुआ वीडियो है। ये देखो, ये चांद सा मुकड़ा, अगर आप किसी के लिए गीत गाते हो ना, राजस्थान के अंदर एक म्यूजिक है, गाना है कि बनी थारो चांद जैसो मुकड़ो, तो ये चांद जैसा मुकड़ा देख लो भैया, ऐसा है। ये चांद जैसे मुकड़े के ऊपर अपना लैंडर आके लैंड होता है। ये लैंड हो गया चंद्रमा की सतह पर, ये लैंड हो गया। तो लैंड होने से क्या हुआ कि बहुत सारी धूल मिट्टी उड़ी। धूल मिट्टी उड़ने के कारण उस रोवर को थोड़ी देर के लिए रोका गया कि भाई अभी तुम थोड़ी देर लैंडर के अंदर बैठे रहो, फिर जैसे ही यहां पर शांत हो जाएगा फिर तुम्हें बाहर निकाला जाएगा। अब अपन इस लैंडर को बाहर निकालने का प्रयास करते हैं। देखो, अब अपन देखते हैं लैंडर किस प्रकार से, ये जो चीज है ना भैया, ये चीज देख लेने के बाद तो पूछो मत आप, कितना ऐसा फील होता है। जो फील यहाँ पे आता है वो बात है। देखो, ये जो आपका लैंडर है, ये लैंडर से बाहर आ गया आपका रोवर, और यहाँ पर ये जो रोवर है, यहाँ पर जो आपका रोवर है किस प्रकार से अटकेलियां कर रहा है, किस प्रकार से ब्यूटीफुल तरीके से घूम रहा है। ये चीज देख लेने के बाद तो ऐसे लग रहा है कि जैसे कि मैं आज ही आजाद हुआ हूं, 15 अगस्त नहीं, मैं 23 अगस्त को आजाद हुआ हूं, ऐसा वाला फील जो है आ रहा है। इस वीडियो को देख लेने के बाद, उस पल को वापिस से जी लेने के बाद, एक बार भारत माता के लिए, भारत माता की जय तो जरूर बनती है। इसरो ने आपको क्या फील दिया है, क्या मोमेंट दिया है। चलिए थोड़ी सी जानकारी चंद्रयान 3 के बारे में देखते हुए चलते हैं। ये आपका क्या है, ये आपका इंटीग्रेटेड मॉड्यूल है। ये आपका इस इंटीग्रेटेड मॉड्यूल के ऊपर कौन है, ये लैंडर है। इस लैंडर के चारों ओर सौर प्लेट लगी हुई है। अब मैं आपको यहाँ पर 3 चीजें बता रहा हूं, उन 3 चीजों को ध्यान से सुनना। जो आपका चंद्रयान 3 है, ये चंद्रयान 3 का उद्देश्य क्या था, ऑब्जेक्टिव क्या थे, विजन क्या था, टारगेट क्या था, तो वो था ये। पहला इसका उद्देश्य था कि चांद की सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग करना, और उसका अपन ने वीडियो देखा। पहला ऑब्जेक्टिव मेरे को अच्छे से याद हो गया। दूसरा ऑब्जेक्टिव क्या था कि रोवर को चांद की सतह पर घुमाना, चांद की सतह पर उसे खिलाना। तो ये आपका चंद्रयान 2 के 2 ऑब्जेक्टिव याद हो गए आपको बहुत अच्छे से। तीसरे ऑब्जेक्टिव को याद करते हैं बहुत ही आसान तरीके से कि भाई आपने चंद्रयान की लैंडिंग करवा दी, ओके सर। रोवर को आपने चांद की सतह पर घुमा दिया, ओके सर। अब जो तीसरा मुख्य कारण है, मुख्य जो उद्देश्य है, ऑब्जेक्टिव, वो ये कि वहां पर वैज्ञानिक रिसर्च करनी है। बस 3 ऑब्जेक्टिव थे, 3 अपन को 3 सेकंड के अंदर याद हो गए। ठीक है, अब देखो वापिस से आ जाओ इस चंद्रयान 3 पर। इसके ऊपर 4 सौर प्लेट लगी हुई है, 4 सौर प्लेट लगी हुई चारों दिशाओं में। इस लैंडर के अंदर ही कौन है, इस लैंडर के अंदर रोवर है। इस लैंडर के अंदर ही कौन है, रोवर है। ठीक है, इसकी लॉन्चिंग डेट 14 जुलाई 2003। अच्छा, इसके अंदर क्या ये ऑर्बिटर मिशन था, क्या इसके अंदर ऑर्बिटर था, इस बात को जानते हुए चलते हैं। जैसा कि मैंने आपको कहा था, जो चंद्रयान 2 था उसके अंदर एक ऑर्बिटर था, एक प्रज्ञान था, एक रोवर था और एक लैंडर था। 3 चीजें वहां पर थी। ऑर्बिटर सक्सेसफुली अपना काम कर रहा है, आज तक भी कर रहा है, लेकिन क्रैश जो हुआ था, लैंडर और रोवर ये दोनों क्रैश हुए थे। इसका अर्थ क्या कि जो चंद्रयान 2 के समय अपन ने ऑर्बिटर भेजा था वो आज तक काम कर रहा है, आज तक काम कर रहा है। इसका अर्थ अपन को चंद्रयान 3 के अंदर ऑर्बिटर को भेजने की आवश्यकता नहीं रही, ऑर्बिटर को भेजने की आवश्यकता नहीं रही। इसलिए इस पॉइंट को आप काट सकते हैं कि चंद्रयान 3 जो है ये ऑर्बिटर मिशन नहीं है, ऑर्बिटर मिशन नहीं है। इसके अलावा इसका उद्देश्य, जो इसके ऑब्जेक्टिव थे, 3 ऑब्जेक्टिव अपन ने याद कर लिए। एक बार मन ही मन उन तीनों ऑब्जेक्टिव को दोहराओ, तब तक आगे बढ़ता हूं मैं। चलिए एक और वीडियो देखते हैं। ये पूरी आपको एक बार वापिस से उस समय को लेकर चलता हूं जब चंद्रयान सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से लॉन्च होता है, चंद्रमा पर उतरता है। उस मोमेंट को वापिस से जीते हैं। चंद्रयान 3 23 अगस्त 2023 को चंद्रमा की सतह पर सक्सेसफुली लैंड होता है। चंद्रयान 3 के अंदर एक प्रज्ञान होता है यानी कि रोवर होता है, एक विक्रम होता है यानी कि लैंडर होता है। इसके अंदर ऑर्बिटर नहीं होता है। 2 बातें। दूसरी बात, इसके 3 ऑब्जेक्टिव थे, मैं ये रिटर्न प्रैक्टिस के अकॉर्डिंग आपको बता रहा हूं। इसके 3 ऑब्जेक्टिव थे, चांद की सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग करना। दूसरा इसका ऑब्जेक्टिव था
कि रोवर को चंद्रमा की सतह पर घुमाना। तीसरा इसका ऑब्जेक्टिव ये था कि वहां पर आपको वैज्ञानिक रिसर्च जो भी है आपको उसकी करनी है। चंद्रयान फर्स्ट के अंदर अपन ने देखा कि चंद्रयान फर्स्ट ने दुनिया को यह बताया था कि वाटर ऑन द मून, चंद्रमा पर पानी है। चंद्रयान सेकंड वो उसका ऑर्बिटर काम कर रहा है, लेकिन उसका लैंडर और रोवर क्रैश हो गया। इतनी सी बातें आपको अब तक की जानकारी में ध्यान रखनी है। ये हैं के सिवान साहब, इसरो के पूर्व चेयरमैन साहब। इन्हीं के समय में चंद्रयान सेकंड को लॉन्च किया गया था, ठीक है। और ये आपका चंद्रयान लॉन्च हो रहा है, और ये जो आपका दे रखा है ये जो जहां से अभी आग निकल रही है, यहां से जो आग निकल रही है इसको समझते हुए चलते हैं। ये आपका है, इसके अंदर आपका भरा जाता है जो ये आग दे रहा है अभी, ये दोनों को पैरेलल जलाया जाता है, इन दोनों को पैरेलल जलाया जाता है। और ये दोनों इसके अंदर कौन सा सॉलिड क्या होता है? सॉलिड फ्यूल होता है। क्या होता है? सॉलिड फ्यूल होता है। यानी कि इनको जलाने के बाद इन पर नियंत्रण नहीं किया जा सकता जब तक ये पूरा नहीं जल जाते, ये शांत नहीं होते। अच्छा, ये कितनी देर के लिए जलते हैं? क्या 1 घंटे के लिए, क्या आधे घंटे के लिए, क्या 20 मिनट के लिए, या फिर 1 मिनट के लिए? तो ये मुश्किल से कितनी सेकंड के लिए चलते हैं? 127 सेकंड के लिए ये जलते हैं, और 127 सेकंड के बाद ये दोनों अलग हो जाते हैं। इनका काम ये है कि फुल ताकत के साथ में धरती से एकदम ऊपर उठाना किसको? इस यान को। फिर ये दोनों जब खाली हो जाते हैं, इनका फ्यूल खत्म हो जाता है, तो ये दोनों अलग हो जाते हैं। अच्छा, अलग होने का कारण क्या है? बहुत सिंपल सा कारण है कि भाई आप आकाश में जा रहे हो तो वजन को लेके क्यों जा रहे हो? जितना ज्यादा आपका वजन होगा, आपको ईंधन की आवश्यकता उतनी ही ज्यादा रहेगी। जैसे जैसे जो खाली हो रहा है उसको अलग करता जाएगा, और ये अंतरिक्ष के अंदर ही पड़ा रहेगा। इसे अंतरिक्ष का कचरा कहते हैं। फिर ये जो बीच का है इसको देखते हुए चलते हैं। ये आपका ऊपर जा रहा है, अभी तक चल रहा है, 127 सेकंड के लिए चलेगा। ये जा रहा है आपका सीधा चंद्रमा पे जाके रुकेगा, ठीक है। चलिए, तो अब आगे समझते हैं। ये आपका क्या है? अब आपके सामने जो आ रहा है, ये आपका आ रहा है, यहां पर देखिए, ये आपका लैंडर चांद की सतह पर लैंड हो रहा है। ये चांद की सतह पर लैंड हो गया। अब इसके अंदर से कौन बाहर निकलेगा? ये है अपनी कौन है? पृथ्वी। और पृथ्वी से ये जा रहा है आपका कौन सा? यहां पर आपकी लैंडिंग साइट जो है बताई गई है, ये आपको दिखाई दे रहा होगा। ये आपको दिखाई दे रहा है कौन? चलिए, तो अपन ने सब बातों को देख लिया, समझा और जाना। अब आगे बढ़ते हैं, अब आगे की कहानी और जानते हैं। ये आपका है, देखो किस प्रकार से चंद्रयान जो है धरती से चंद्रमा तक जाता है। ये आपकी धरती, और यहां पर आपका क्या है? यहां पर आपका प्रक्षेपण केंद्र है, स्पेस पोर्ट है सतीश धवन, जो कि श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश के अंदर है। वहां से चंद्रयान लॉन्च होता है। फिर धीरे धीरे ऐसे राउंड करते करते ये बाहर जाता है, और ऐसे और ज्यादा राउंड कर रहा है ताकि स्पीड और ज्यादा बन सके। फिर जितनी ज्यादा इसकी स्पीड बन जाएगी, उतनी ही स्पीड के साथ में इसको छोड़ा जाएगा, और फिर सीधा निकल जाएगा चांद पर। फिर चांद पर धीमे इसकी जो है स्पीड और धीमे हो जाती है। फिर एकदम से पूरी इसकी स्पीड धीमे करके चांद की सतह पर इसको लैंड करवाया जाता है। ठीक है, तो इतनी सी बातें आपको चंद्रयान सेकंड, चंद्रयान थर्ड से संबंधित याद रखनी है। ये देखो आपका कौन है? ये रोवर है। इस रोवर के ऊपर एक सौर प्लेट लगी हुई है, इसके ऊपर एक सौर प्लेट लगी हुई है, 2 कैमरे लगे हुए हैं, और यहाँ पर 2 एंटीने लगे हुए हैं। जो कि आपको नेविगेशन बताएंगे। ये लैंडर बताएगा, ये रोवर बताएगा लैंडर को, लैंडर फिर बताएगा अपने इसरो को। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये है आपका चंद्रयान थर्ड, जहां से लॉन्च हो रहा है, जहां से लॉन्च होना था और लॉन्च हो गया, और चांद की सतह पर सक्सेसफुली लैंड भी हो गया। चलो अब आगे बढ़ते हैं, और अब देखो इस पूरे प्रोसेस को समझ लो कि यहां पर आपका ये यान है, यहां पर ये दोनों का आपका क्या, फ्यूल खत्म हो जाने के बाद ये दोनों इससे अलग हो जाएंगे। जब इससे अलग हो जाएगा फिर ये काम करना शुरू कर देगा आपका, इसको कहते हैं क्या, इसको कहते हैं L110,
देखो अब इन दोनों का अलग अलग नाम है। ये जो दोनों है, ये जो दोनों आपको दे रखे हैं, इनको क्या कहते हैं? इनको कहते हैं S-200। S-200 सबसे पहले फ्यूल देगा जो कि सॉलिड के अंदर होता है। फिर इनका जब 127 सेकंड के बाद इनका फ्यूल खत्म हो जाता है, फिर आपका काम करता है ये बीच वाला, इसको क्या कहता है? इसको कहते हैं L-110। इसको क्या कहते हैं? L-110। और इसका फ्यूल खत्म हो जाने के बाद फिर आपका काम करता है क्रायोजेनिक इंजन। कौन काम करता है? क्रायोजेनिक इंजन, जिसे कहते हैं C-25। जिसको क्या कहते हैं? ये आपका है क्रायोजेनिक इंजन। अच्छा, क्रायोजेनिक इंजन क्या होता है? कि क्रायोजेनिक इंजन के अंदर आपको क्या मिलता है? लिक्विड में H2 और O2 मिलता है। लिक्विड में कौन होता है? H2 और O2 होता है। और ये क्रायोजेनिक इंजन जो होता है, ये चांद तक ले जाने का कार्य करता है। चांद तक ले जाने का कार्य करता है और ये अंतिम स्टेज होता है इस प्रोसेस का। फिर ये क्रायोजेनिक इंजन, इसको बंद किया जा सकता है। इस L-110 के अंदर भी इंजन होता है, इसको भी बंद किया जा सकता है। लेकिन ये जो आपका S-200 होता है, इसमें कोई इंजन नहीं होता, यानी कि इसको एक बार जला देने के बाद ये भाई साहब रुकता नहीं है, ये इसका ईंधन खत्म होने के बाद ही ये रुकेगा। ठीक है, चलिए, तो ये प्रोसेस हो गया पूरा। अब जब तक L-110 काम करेगा, तब तक ये जो आपका मैन मॉड्यूल है ये ओपन हो जाएगा, यानी कि चंद्रयान का जो लैंडर है, जो क्रायोजेनिक इंजन है, जो लैंडर के अंदर जो रोवर है, ये ओपन हो जाते हैं और इसको और हल्का बना दिया जाता है। ये वापस से हिस्से अलग हो जाते हैं। फिर आपका जो ये वाला हिस्सा है, जिसको L-110 कहते हैं, ये भी क्या हो जाता है? ये भी, अच्छा, इसका ईंधन कैसे होता है? इसका लिक्विड फॉर्म में फ्यूल होता है। किसमें? लिक्विड फॉर्म के अंदर इसका फ्यूल होता है। इस प्रकार से चंद्रयान चांद की सतह पर पहुंचता है और लैंडिंग करता है और सबको प्राउड मोमेंट देता है। क्या अब तक की जानकारी आपको समझ में आ गई? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। ये जो आपका देखो, यहां पर इन्होंने इस प्रकार की परिकल्पना की थी कि इस प्रकार से रोवर जो है लैंडर से उतरेगा। और किस प्रकार से उतरा? ये देखो, आपका इस लैंडर के ऊपर एक कैमरा लगा हुआ था कि नीचे जब रोवर उतरेगा तब अपन को पिक्चर मिल जाएगी। और ये चांद की सतह पर आपका रोवर उतर रहा है और पिक्चर आपको मिली है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। और अब देखो, रोवर ऑन द मून, जो अपन ने अभी थोड़ी देर पहले वीडियो देखा था। आगे बढ़ते हैं। अच्छा, जो भी अपनी प्रेमिका को कहते हैं कि तेरे चांद जैसा मुकड़ा, तो उनको ये मुकड़ा उनको दिखा देना कि किस प्रकार का आपका मुकड़ा है। ओके, ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब भाई साहब इसको देखो आप, यहां से यहां तक का सफर जो है, साइकिल पर रॉकेट ले जा रहे हैं वैज्ञानिक है, साइकिल पर रॉकेट को लेके जा रहे हैं। अब देखो, ये यहां पर इस चंद्रयान को लेके जा रहे हैं, जो सबसे ऊपर वाला भाग होता है उसकी साइज कितनी बड़ी है, अब आप यहां से अनुमान लगा सकते हैं। पिक्चर के अंदर अपन को लगा था कुछ छोटा सा होगा, लेकिन इसका कितना बड़ा साइज है आप यहां से समझ सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अब आदित्य L1 की ओर। अच्छा, इसको समझने से पहले अपन जानेंगे कि देश दुनिया के अंदर अब तक क्या इतिहास रहा है चंद्रमा को लेकर। देश दुनिया को लेकर इतिहास क्या रहा है चंद्रमा को लेकर। तो सबसे पहले चंद्रमा पर थोड़ी सी इसकी कहानी समझते हुए चलते हैं। ये आपका चंद्रयान है, चंद्रयानी, ये आपका चंद्रमामा है, चंदा मामा लिख देता हूं मैं, चंदा मामा है। ठीक है, और सबसे पहले रूस ने इसके पास से एक यान भेजा, अपना अंतरिक्ष यान भेजा, यानी कि उसने पहले चांद पर ना तो उतारा ना चांद के चारों ओर घुमा, यहां से निकला और देखा क्या यहां से अपन निकल सकते हैं, तो वो सक्सेसफुली निकला। फिर रूस ने इसके चारों ओर अपने यान को घुमाया, अंतरिक्ष यान को घुमाया, इसके ऑर्बिट में घुमाया, देखता है कि क्या इसके चारों ओर घूम पाता है। फिर इसने इस चांद पर ऐसे क्रैश लैंडिंग करवाई, ये आपका चारों ओर घूम रहा है, यहां से उसने क्रैश लैंडिंग करवाई एक छोटे से यान की, और देखता है पिक्चर के माध्यम से, कैमरे के माध्यम से कि चांद की सतह पर अपन को क्या क्या देखने को मिलता है। इनके 15 से ज्यादा बार इन्होंने ट्राई किया, 15 से ज्यादा बार ये अनसक्सेसफुल रहे। फाइनली इनको सफलता मिली है 1959 के अंदर। 1959 के अंदर इन्होंने सॉफ्ट लैंडिंग करवाई चांद की सतह पर। यह चांद की सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग करवाने वाला रूस जो है, रूस की स्पेस एजेंसी का नाम है रोसमोसकॉस। रूस ने 1959 के अंदर सॉफ्ट लैंडिंग करवाई और जो कार्य अपन कर रहे हैं 2023 के अंदर। ठीक है, तो इन्होंने 1959 के अंदर चांद पर सॉफ्ट लैंडिंग करवाई। अब बात करते हैं इस
नासा की यानी कि अपन बात कर रहे हैं अमेरिका की। अमेरिका ने पहली बार सॉफ्ट लैंडिंग कब करवाई? ये भाई साहब रूस से 2 कदम आगे निकले। कैसे? रूस ने पहले यहां से निकल कर देखा, अमेरिका पीछे पीछे गया। अच्छा, अमेरिका भी यहां से निकाल के देख रहा है कि रूस ने निकाला, अपन भी निकाल सकते हैं क्या? उन्होंने भी निकाला। रूस ने चारों ओर ऑर्बिट में घुमाया। अमेरिका कह रहा अच्छा ऑर्बिट में घुमा रहे, हम भी घुमाएंगे इस चंद्रमा के चारों ओर। अमेरिका ने भी ऑर्बिट में अपने यान को घुमाया। इसने क्रैश लैंडिंग करवाई रूस ने। अच्छा, अमेरिका कह रहा है क्रैश लैंडिंग करवा रहा है, हम भी क्रैश लैंडिंग कराएंगे। इन्होंने वो भी करवाया। अब रूस सॉफ्ट लैंडिंग का सोच रहा है, रूस ने सॉफ्ट लैंडिंग करवाई। अमेरिका कह रहा है अच्छा हर बार हमसे आगे, तुमने सॉफ्ट लैंडिंग करवाई रोवर की, हम सॉफ्ट लैंडिंग करवाएंगे मानव की। इन्होंने पहले मानव की सॉफ्ट लैंडिंग करवाई, उसके बाद इन्होंने रोवर को भेजा। बहुत मजे की बात है कि 1969 के अंदर अपोलो 11 के अंदर इन्होंने एक मानव को भेजा चांद की सतह पर। और अपन पढ़ते हैं, बचपन से इस बात को पढ़ते आ रहे हैं, नील आर्मस्ट्रांग पहले व्यक्ति हैं जिन्होंने चांद पर कदम रखा। तो इन्होंने 1969 के अंदर चांद की सतह पर मानव को भेजा और अगले वर्ष 1970 के अंदर इन्होंने रोवर मिशन भेजा चांद की सतह पर। ठीक है, अब दुनिया के अंदर देखा जाए तो चांद पर अब तक 4 देश पहुंचे हैं। एक अपना प्यारा हिंदुस्तान, दूसरा चाइना, तीसरा अमेरिका और चौथा आपका हो गया रशिया। चाइना ने कब भेजा उसके बारे में भी जानते हुए चलते हैं। ये आपका है चाइना की स्पेस एजेंसी का नाम है CNSA। इन्होंने चांद E1 2007 के अंदर भेजा। फिर इन्होंने अगला मिशन चांद E3 2013 के अंदर भेजा और ये सफलतापूर्वक वहां पर लैंडिंग करते हैं। और इनके भी खूब सारे प्रयास होने के बाद चाइना चांद पर पहुंचता है। कहते हैं कि चाइना की चीज चले तो चांद तक, नहीं तो शाम तक भी नहीं। और ये देखो भाई साहब चांद तक चले गए। ठीक है, अब आगे जानकारी देखते हैं आदित्य L1 की। अब तक अपन ने समझा कि चांद पर सॉफ्ट लैंडिंग की, चांद की सतह पर उतरा चंद्रयान। ये जो आदित्य L1 है, क्या कोई यान जो है सूर्य की सतह पर लैंड करने वाला है क्या? सूर्य की सतह पर लैंड करने वाला है क्या? जिस प्रकार से अपन ने चंद्रयान को चंद्रमा की सतह पर लैंड करवाया, तो क्या ये सूर्य मिशन जो है सूर्य के सतह पर लैंड करेगा क्या? आइए जानते हैं इसकी कहानी क्या है। आदित्य L1, इसके नाम का अर्थ पहले समझते हैं। आदित्य संस्कृत शब्द है जिसका अर्थ होता है सूर्य। ठीक है, और ये जो आपको L1 मिल रहा है, इस L का अर्थ है लैंग्रेजियन। इसका अर्थ क्या है? लैंग्रेजियन। अब समझते हैं कि लैंग्रेजियन क्या होता है, इसको समझते हुए चलते हैं। ये आपको अतिरिक्त जानकारी दी गई है, इस अतिरिक्त जानकारी के अंदर इस पेलोड के बारे में थोड़ा सा समझते हुए चलेंगे, फिर मैं आपको बताऊंगा ये लैंग्रेजियन पॉइंट क्या होता है। इसके अंदर 7 पेलोड से, कितने पेलोड से? 7 पेलोड से। 7 में से 5 पेलोड्स इसरो ने खुद बनाए और 2 पेलोड्स जो है भारत की अन्य शैक्षणिक संस्थाओं, जो भी कॉलेज है, इंजीनियरिंग कॉलेज है, उनके साथ में 7 मिलकर 2 पेलोड इस इसरो ने बनाए हैं। और बात करते हैं इन 7 पेलोड्स की, तो 7 में से 4 स्टडी करेंगे सूर्य की और 7 में से 3 जो है स्टडी करेंगे लैंग्रेजियन पॉइंट पर इन सिटू जो है वो स्टडी करेंगे। ठीक बात है, तो 4 आपकी करेंगे सूर्य की। अब सूर्य की कौन सी स्टडी करने वाले हैं? वहां पर तो आग का गोला है, वहां पर तो धूप है, हीट है भयानक। तो इस बात को भी समझते हुए चलते हैं कि वो किसकी स्टडी करने वाले हैं। इस बात को समझने से पहले समझते हैं लैंग्रेजियन पॉइंट क्या है। ये लैंग्रेजियन पॉइंट के अंदर एक जगह है जिसको कहते हैं हेलो ऑर्बिट। तो ये जो आदित्य L1 है, हेलो ऑर्बिट के अंदर इसको स्थापित किया जाएगा। हेलो, आपको इस प्रकार से याद रखना है कि आदित्य किसको बोल रहा है? हेलो बोल रहा है। इस प्रकार से आप इसको याद रख सकते हैं। ठीक है, चलिए अब यहां पर अपन समझते हुए चलते हैं। अच्छा, शायद पेज लिया नहीं है। समझते हुए चलते हैं कि ये लैंग्रेजियन पॉइंट क्या होता है। लैंग्रेजियन पॉइंट क्या होता है, इस बात को समझते हुए चलते हैं। ठीक है, मैं कहता हूं कि ये आपका सूरज है। ये आपका कौन है? ये आपका सूरज है। ये आपका कौन है? ये आपका सूरज है। और यहां पर आपकी कौन है? यहां पर आपकी अर्थ है। यहां पर कौन है?
यहाँ पर अर्थ है, और इस अर्थ के चारों ओर चक्कर कौन लगा रहा है, तो ये अपना चंदा मामा, इसको कौन अर्थ लगा रहा है, चंदा मामा यानी कि मून इसके चारों ओर अर्थ चक्कर लगा रहा है। पृथ्वी चक्कर लगाती है सूर्य के चारों ओर, सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाता है मून, ठीक है। तो जो अर्थ है, इस अर्थ की और इस सूर्य की अपना अपना क्या है, गुरुत्वाकर्षण बल है, क्या है, ग्रेविटेशनल फोर्स है इनका अपना अपना। अब सूर्य कहता है पृथ्वी को कि मैं मेरे गुरुत्वाकर्षण बल से तुझे खींच लूंगी, और पृथ्वी कहती है ना मेरा गुरुत्वाकर्षण बल ज्यादा है, मैं तुझे खींच लूंगा। ये दोनों आपस में इस बात को लेकर झगड़ते रहते हैं। सूरज कहता है पृथ्वी से, पृथ्वी कहती है सूरज से कि मैं गुरुत्वाकर्षण बल से तुम दोनों को आपस में खींच दूंगी। इसका अर्थ क्या, इसका अर्थ ये कि ये दोनों आपस में क्या करते हैं, ये आपस में एक दूसरे को गुरुत्वाकर्षण बल के कारण खींचते रहते हैं। ये आप एक दूसरे को गुरुत्वाकर्षण बल के कारण खींचते रहते हैं। लेकिन एक जगह ऐसी आती है, एक जगह ऐसी आती है जहां पर ये दोनों गुरुत्वाकर्षण बल जो होते हैं कैंसिल आउट हो जाते हैं। उस कैंसिल आउट, जहां पर ये कैंसिल आउट होते हैं उसको कहते हैं लैग्रेंजियन पॉइंट। उसको क्या कहते हैं, उसको कहते हैं लैग्रेंजियन पॉइंट। मैं मान लेता हूं कि यहां पर वो जगह है जहां पर गुरुत्वाकर्षण बल इस पृथ्वी का और इस सूर्य का कैंसिल आउट हो रहा है, तो वो जगह हो गई आपकी लैग्रेंजियन पॉइंट। क्या हो गई, लैग्रेंजियन पॉइंट, और इसको कहते हैं L1। इसको क्या कह दिया इन्होंने, L1 कह दिया। अब जो पृथ्वी से अगर मैं देखा जाए, अगर पृथ्वी से L1 की दूरी देखूं तो ये होती है 1.5 मिलियन यानी कि 15 लाख किलोमीटर, और जो कि सूर्य और पृथ्वी के किसके बराबर होती है, 1% के बराबर होती है। तो इसका अर्थ क्या, पृथ्वी और सूर्य के बीच की जो दूरी होती है वो 150 किलोमीटर होती है। 1.5 लाख किलोमीटर, माफ कीजिएगा 1.5 करोड़ यानी कि 150 मिलियन चंद्रमा से, पृथ्वी से दूर होता है आपका सूर्य। कितनी दूरी है, सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी कितनी है, तो 150 मिलियन की दूरी यहां पर देखने को मिलती है। तो अपन सूर्य के कितना करीब जा रहे हैं, उसका 1% करीब जा रहे हैं, यानी कि L1 बिंदु पर जा रहे हैं। और यहां पर क्या होता है, यहां पर दोनों का गुरुत्वाकर्षण बल जो होता है कैंसिल आउट हो जाता है। क्या L1 बिंदु एक ही होता है, क्या ऐसी कोई एक ही जगह है जहां पर इन दोनों का गुरुत्वाकर्षण बल कैंसिल हो रहा है, तो ऐसी 5 जगह है। वो कौन कौन सी 5 जगह है, उनके बारे में जानते हुए चलते हैं, उनको जानते हुए चलते हैं। ये आपकी जो पृथ्वी है, ये आपकी जो पृथ्वी है इस सूर्य के चारों ओर चक्कर लगा रही है, इस सूर्य के चारों ओर चक्कर लगा रही है। तो यहां पर जो आपको L1 दिख रहा है, इसके सीध में यहां पर आपको क्या मिलता है, यहां पर आपको L2 मिलता है। कि यहां पर इन दोनों का कोण जब यहां पर मिलता है तो इनका गुरुत्वाकर्षण बल जो है कैंसिल आउट हो जाएगा। यहां पर आपको मिल जाएगा L5, यहां पर आपको मिल जाएगा L4, और इस सन के ऑपोजिट साइड में आपको मिल जाएगा L3। क्या मिल जाएगा, L3, लैग्रेंजियन पॉइंट, वह स्थान जहां पर दोनों का ग्रेविटेशनल फोर्स कैंसिल आउट हो जाए। ओके, तो ये होता है आपका L1। अच्छा, तो अपन जो आदित्य L1 है वो कहां पर स्थापित करने वाले हैं, तो वो अपन स्थापित करने वाले हैं यहां पर। कहां पर, यहां पर स्थापित करने वाले हैं, क्योंकि यहां पर उसको स्थापित करने के लिए अतिरिक्त एनर्जी की अपन को आवश्यकता नहीं रहेगी, क्योंकि यहां पर दोनों का गुरुत्वाकर्षण बल कैंसिल आउट हो रहा है, तो वो वस्तु वहां पर स्थिर रह जाएगी। और यहां पर इस बिंदु पर जब अपन आदित्य L1 को यहां पर रखेंगे, आदित्य L1 को जब यहां पर रखेंगे तो इसके 7 पेलोड्स हैं। 7 पेलोड्स में से 4 पेलोड इस सूर्य की ओर देखेंगे। किसकी ओर देखेंगे, सूर्य की ओर देखेंगे कि अच्छा कितनी गर्मी भेज रहा है, ऐसे देखेगा। और जो 3 पेलोड्स है वो इस L1 पॉइंट की इन situ स्टडी करेगा। अब सूर्य की किस प्रकार की स्टडी करने वाला है उस बिंदु को समझने का प्रयास करते हैं। आइए देखिए, ये आदित्य L1 का जो मुख्य ऑब्जेक्टिव है, वो ऑब्जेक्टिव क्या है। ये आपके सामने एक आग का गोला है, ये आपके सामने एक आग का गोला है, जिसे क्या कहते हैं, जिसे कहते हैं सूरज, जिसे क्या कहते हैं, सूर्य कहते हैं। इस सूर्य के अंदर ये आपका जो कोर बिंदु होता है, ये जो आपका कोर बिंदु होता है, अगर इसका टेम्परेचर मैं देखूं तो इसका जो टेम्परेचर होता है 1.5 करोड़ केल्विन से ज्यादा होता है।
1.5 करोड़ केल्विन से ज्यादा का यहाँ पर टेम्परेचर होता है। जैसे जैसे यहाँ इस कोर से अपन बाहर आते हैं, जैसे जैसे इस कोर से अपन बाहर आते हैं तो इसका टेम्परेचर कम होता चला जाता है। इसका टेम्परेचर क्या होता चला जाता है, इसका टेम्परेचर कम होता चला कला। देखो यहाँ से अपन क्या कर रहे हैं, इस कोर से बाहर आ रहे हैं और यहाँ से बाहर जैसे जैसे बाहर आते हैं इसका टेम्परेचर कम होता चला जाता है। किस प्रकार से इसका टेम्परेचर कम होता है इसको जानेंगे। इससे पहले अपन जानते हैं कि ये स्टडी किसका किस किस बिंदु की स्टडी करने वाला है। यहाँ पर आपको एक लेयर दिख रही होगी जिसका नाम है फोटोस्फीयर। क्या नाम है, फोटोस्फीयर। इसकी स्टडी करेगा कौन, आदित्य L1। फिर आपके सामने यहाँ पर आपको लिखा मिल रहा है क्रोमोस्फीयर। इसके स्टडी करने वाला है कौन, इसकी स्टडी करने वाला है आदित्य L1। यहाँ पर आपको जो सबसे बाहरी सतह मिल रही है, जो सबसे बाहरी सतह मिल रही है उसका नाम है कोरोना। ये कोरोना और कोरोना वायरस का आपस में कोई इंटरलिंकिंग नहीं है, इस बात को आप समझ सकते हैं। ठीक है, तो ये जो कोरोना होता है ये सूर्य की सबसे बाहरी सतह होती है। यानी कि जो आग, अपन जब आग के पास में सर्दियों के दिनों में बैठते हैं, जो उसके पास में बैठने पर अपन आग के अंदर हाथ नहीं डालते, लेकिन उसकी जो हीट होती है एकदम जस्ट पास वाली, एकदम आग के जस्ट पास वाली जो हीट होती है वो लेयर होती है आपकी कोरोना की। और जो आग की सबसे बाहरी हीट होती है, जो सबसे बाहरी हीट होती है उसे कहते हैं क्रोमोस्फीयर। और जो इस क्रोमोस्फीयर से पहले वाली जो लेयर होती है उसे कहते हैं फोटोस्फीयर। और इस प्रकार से इसकी खूब सारी लेयर होती है। अब इसके टेम्परेचर को समझते हुए चलते हैं, इसके टेम्परेचर को समझते हुए चलते हैं। देखो ये आपके सामने यहां पर मैंने जैसे कि बताया था कि ये जो इंटरनल कोर होती है इसका टेम्परेचर होता है लगभग 1,60,00,000 केल्विन के बराबर। 1,60,00,000, 1.5 करोड़ से भी ऊपर का केल्विन होता है। जैसे जैसे ये कोर से बाहर आता है इसका टेम्परेचर और कम होता चला जाता है। यहां पर अपन देखते हैं फोटोस्फीयर, जिसकी भी अपन क्या करने वाले हैं, जिसका आदित्य L1 स्टडी करने वाला है। यहां 1.5 करोड़ से ये आ गया 6,000 केल्विन पर, 1.5 करोड़ से 6,000 केल्विन पर आ गया, इतना कम हुआ टेम्परेचर। अब ये फोटोस्फीयर से जैसे ही बाहर आता है, अब क्रोमोस्फीयर पर इसकी वापस से टेम्परेचर क्या होने लग गया, बढ़ने लग गया। कितना बढ़ा, यहां पर 6,000 है, यहां पर कितना हो गया, 10,000 हो गया। जब ये कोरोना तक आता है, जब ये कोरोना लेयर तक आता है तो इसका टेम्परेचर बढ़ जाता है आपका 10 लाख केल्विन तक। कहां तक बढ़ जाता है, 10 लाख केल्विन तक इसका टेम्परेचर बढ़ जाता है। और जो आदित्य L1 मिशन है ये स्टडी करेगा इस फोटोस्फीयर की, क्रोमोस्फीयर की और इस कोरोना की जो है स्टडी करेगा। ठीक है, तो ये था आपका आदित्य L1 मिशन। अब आगे बढ़ते हैं, अपन बात करते हैं इस गगनयान की। किसकी बात कर रहे हैं, अब अपन बात करेंगे गगनयान की। इसकी लॉन्चिंग डेट क्या है, इसकी लॉन्चिंग डेट है 21 अक्टूबर 2023। इस गगनयान को शुरू करने से पहले 2 लेटेस्ट न्यूज है वो आप सुनते हुए चलो, मजा आ जाएगा। सुनने के बाद आप दिल से फिर भारत माता को सल्यूट जरूर करेंगे। क्या है वो न्यूज, कल के दिन प्रधानमंत्री जी ने एक अपना प्रस्ताव रखा था, एक घोषणा की थी कि भारत जो है 2040 तक चंद्रयान भेजेगा। कि सर ये तो चंद्रयान भेज दिया, इसमें नया क्या है, सुनते हुए चलो। 2040 तक एक और चंद्रयान भेजेगा जो कि मानव सहित जाएगा, जो जिसमें कौन जाएगा, जिसमें मानव जाएगा। कब तक, 2040 तक। ये तो पहली बात हो गई। दूसरी लेटेस्ट न्यूज सुनो। मोदी जी ने और कहा था कि 2035 तक भारत अपना स्पेस स्टेशन बनाएगा। क्या बनाएगा, भारत अपना स्पेस स्टेशन बनाएगा, स्पेस स्टेशन बनाएगा। अब ये स्पेस स्टेशन क्या होता है, रेलवे स्टेशन सुना है, ये स्पेस स्टेशन क्या होता है। जिस प्रकार से धरती पर आपने रेलवे स्टेशन सुना है, उसी प्रकार से आकाश के अंदर एक स्टेशन बनाया जाएगा, बाकायदा उसके अंदर कमरे होंगे, बाकायदा वहां पर जिस प्रकार से यहां पर अपन पेट्रोल पंप देखते हैं, उस स्पेस स्टेशन के अंदर आपको फ्यूल स्टेशन देखने को मिलेगा। बाई चांस कोई रॉकेट यहां से लॉन्च किया, कोई भी रॉकेट यहां से लॉन्च किया, उसके अंदर फ्यूल की कमी है, तो इस स्टेशन से अपन जो है उस फ्यूल को वापस से फिल करके उस यान को आगे भेज सकते हैं। कोई इमरजेंसी हो गई तो उस यान को, उस रॉकेट को इस स्पेस स्टेशन पर रोका जा सकता है। वहां पर पूर्ण व्यवस्था होती है कि यहां पर आप रेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये होता है स्पेस स्टेशन। और इस स्पेस स्टेशन की कब तक बनाएगा, 2035 तक स्पेस स्टेशन जो है भारत द्वारा बनाया जाएगा। ठीक है, तो ये आपका गगनयान के बारे में बात करते हैं। 21 अक्टूबर के दिन इसको लॉन्च करेंगे। अच्छा,
यहां पर आपको ये काट देना है ना, लैग्रेंजियन पॉइंट ये वगैरह आपको काट देना है। ये तो आपका आदित्य L1 की डिटेल आ गई, ठीक है। तो कब लॉन्च करेंगे? 21 अक्टूबर 2023 को, यानी कि कल के दिन इसको लॉन्च जो है किया जाएगा। ये आपका गगनयान है। अच्छा, गगनयान है क्या मिशन? इस मिशन में होने वाला क्या है? भारत का पहला मानव अंतरिक्ष यान, भारत का पहला मानव अंतरिक्ष यान, यानी कि धरती से 400 किलोमीटर के ऊपर एक अंतरिक्ष यान जाएगा, वहां पर घूमेंगे, टूर करेंगे, वापिस से धरती पर आएंगे। आपका गगनयान ये है, भारत का पहला। वापिस से एकदम प्राउड मोमेंट के साथ में इस बात को फील करो कि मान लो कि आप उस गगनयान के अंदर बैठे हैं और आप ऊपर जा रहे हैं, 400 किलोमीटर घूमकर आएंगे। कैसा फील हो रहा होगा? एकदम से महसूस करो इस बात को, फिर मजा आएगा इस बात का। तो गगनयान क्या है कि धरती से जाएगा 400 किलोमीटर ऊपर, वापिस से आएगा, धरती पर उतर जाएगा। तो सर ये धरती पर कहां उतरेगा? एकदम से धड़ाम से धरती पर गिरेगा तो इसको नुकसान नहीं होगा क्या? बिल्कुल, आप सही सोच रहे हैं। अगर ये बाई चांस मैदान पर, किसी पहाड़ पर, किसी पर्वत पर इसको उतारा जाता है तो एकदम धड़ाम से गिरेगा। धड़ाम से 400 किलोमीटर से ऊपर से आ रहा है तो उसके तो फिर अस्तित्व ही नहीं रहेगा। इस कारण से वैज्ञानिकों ने इसको पानी के अंदर उतारने की प्लानिंग की है। कहां पर उतारेंगे? अरब सागर के अंदर। इसकी जो लैंडिंग है, इसकी जो उतारा जाएगा वो पानी के अंदर उतारा जाएगा, अरब सागर के अंदर उतारा जाएगा। इसकी पूर्ण प्रैक्टिस जो है कर दी गई, इसके सारे जो टेस्ट है वो कर दिए गए। किस प्रकार से इसके ऊपर जो बलून से ये धरती पर उतरेगा, किस प्रकार से जल के अंदर ये एकदम से जो है उतरेगा, तो इसकी सारी टेस्ट प्रैक्टिस जो है कर दी गई है। इसके ऊपर एक छाता लगाया गया है, उस छाते से वो उसको स्पीड को मेंटेन करेगा जब तक धरती पर आएगा। तो पूर्ण तैयारी हो चुकी है। 22 अक्टूबर के दिन कल अपन वापस से इस गगनयान के बारे में डिस्कस करेंगे। आइए जानते हैं इसके और कुछ मायने हैं। अच्छा, पहली बार जब ये गगनयान जाएगा तब ये खाली जाएगा। भाई चेक करेगा कि जाके आ पाता है कि नहीं आ पाता है। अगर सक्सेसफुली ये वापस आ जाता है, इसका समय रहेगा 5-6 से 7 दिन का। अगर ये खाली जाकर वापस सक्सेसफुली आ जाता है तो दूसरी बार में इसके साथ में व्योम मित्र को भेजा जाएगा। किसको भेजा जाएगा? ये है आपका व्योम मित्र, एक रोबोट है, एक टॉकिंग ह्यूमन रोबोट है। ये बातें करता है, बिल्कुल बातें करता है। ये इसको भेजा जाएगा। अगर ये सक्सेसफुली रोबोट दूसरी बार में आ जाता है तो फिर तीसरी बार में मानव को भेजा जाएगा अंतरिक्ष के अंदर, और फिर वापस से सक्सेसफुली वो जो है वो धरती पर आ जाएगा। ठीक है, तो अगर आपको ये बात समझ में आ गई है, ये था आपका गगनयान इसरो के द्वारा, और ये एक मानव यान है तो इसको अंतरिक्ष में भेजा जाएगा। ठीक है, तो अगर आपको ये आज का सेशन पसंद आया है तो इस सेशन को अपने सभी साथियों के साथ में शेयर जरूर करना। मिलते हैं एक ऐसे ही सेशन के साथ में, तब तक हंसते रहो, खुश रहो, पढ़ाई करो बहुत अच्छे से। जय हिंद, जय भारत।